था? रचना विधि और साज सज्जा। आज हमारा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा दरअसल, एकदम नहीं पढ़ाए, टेंशन मत लीजिए। एकदम नहीं। बस जिससे पूछेंगे वही बताएगा। और केवल क्वेश्चन बताएंगे यार 1.5 घंटे। मन नहीं कर रहा तो क्या करें। कितने लोग सोच रहे होंगे बेमतलब चले आए हैं। चलिए आप बताइए। बैठ के बेटा आराम, शरीर को कष्ट नहीं। नहीं, आराम बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसी लिए सारा प्रयास किया जाता है कि आराम मिले। तो कष्ट मत दीजिए शरीर को, बैठे बैठे आराम से। जहांगीर कालीन कौन चित्रकार सभी चित्रण बनाने में सबसे कुशल था? उसके बाद बेटा आप, जहांगीर के काल में था बिसनदास। सॉरी, जहांगीर बोले हैं, क्या बोले थे? नहीं, तब सही बोल रहे हैं, एकदम सही। वास्तव में हम पूछ कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे। तो नहीं, जहांगीर कालीन अगर पूछे तो एकदम सही बताई हो। बिशन दास या बनवारी दास जहांगीर कालीन सभी चित्रण में सबसे कुशल चित्रकार था। अगला आप बताएंगे। आपको बताना है कि मुगल शैली में हाशिए कब से बनना शुरू हुए, किस बादशाह के काल से? आप बताइए। और पीछे इस पूरे लाइन में खंभे के इधर क्वेश्चन हमने क्या पूछा है? आप लोग भी मिलकर बताइए। हाशिए ईरानी शैली की विशेषता है, तो हुमायूं के समय में क्यों नहीं बनेंगे? ये हमने थोड़े कहा सबसे अच्छे हाशिए कहाँ बने, सबसे चौड़े कहाँ बने। हम तो सीधे कह रहे हैं कि मुगल शैली में हाशिए कब से बनने शुरू हुई। तो जहां से मुगल शैली शुरू वहीं से हाशिया शुरू। भाई मूल विशेषता ईरानी है, तो शुरू में पूरा सब ईरानीय चित्रण होगा, आगे भारतीय प्रभाव आएगा, लेकिन हाशिए हमेशा बने रहेंगे। तो कुछ कॉमन सेंस लगाया करिए, वही रटे। वो अलग है, जहांगीर के समय से अलंकित हाशिए बनने लगेंगे, लेकिन हाशिए कब से बनेंगे? जहां से मुगल शैली शुरू वहीं से, और उसके पहले से ही ईरानी शैली में ही हाशिए बनते थे। अब क्वेश्चन नहीं पूछे, चलिए अब पढ़िए। मुगल चित्रों की रचना विधि। रचना विधि एवं साज सज्जा। मुगल चित्रों की रचना विधि और साज सज्जा, ये उसी तरह क्वेश्चन है
एक और खूब गलत करते हैं, जब आधुनिक पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन रहता है कि भारत में स्थापित पहला कला विद्यालय कौन था। खूब एक तरफ से मारे मद्रास कला विद्यालय, मद्रास कला विद्यालय। तो ग्वालियर कला विद्यालय वो तो सही है, लेकिन सही लोग मद्रासे मारे रहते हैं। मद्रास आधुनिक भारत का पहला कला विद्यालय है, ना कि भारत का पहला कला विद्यालय। भारत का पहला कला विद्यालय जो ज्ञात है वो ग्वालियर का मान सिंह संगीत विद्यालय है। वैसे ये हिमायू वाला था हांसिया, वो तो पहले से ही हांसिया। मुगल चित्रों की रचना विधि एवं साज सज्जा, आप देखेंगे जो मुगल शैली है इसमें पोथी चित्र और स्फुट चित्र बने हैं, जिन्हें कपड़े पर और कागज पर बनाया गया है, और उसमें भी अधिकांश कागज पर ही बनाए गए हैं, और अपने आकार प्रकार की दृष्टि से ये चित्र या ये स्फुट चित्र, पोथी चित्र सब लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं। कागज पर चित्र बनाने के लिए उन दिनों मार्केट में चित्र बनाने योग्य कागज उपलब्ध नहीं था, तो चित्रकार कागज उपलब्ध नहीं था, और उस समय के जो कागज थे इतनी इतनी होते थे, और चित्रकार जो होता था वो पहले कागज के 3-4 टुकड़ों को जोड़कर कुछ बड़ा कागज बनाता था, फिर उनकी 2-3 परतें चिपकाकर चित्र बनाने योग्य कागज, माने चित्रण के योग्य कागज तैयार करता था, जिसे वसली कहा जाता था। तोसली मतलब चित्रण योग्य कागज। वसली बनने के बाद गेरू या किसी मटियाले रंग से उस पर रेखाएं खींचता था, मतलब रेखांकन करता था, जिसे टिपाई कहा जाता था। टिपाई के बाद खड़िया अथवा चूना पत्थर का 2-3 बार उस पर लेप लगाता था। लेप लगाने के बाद फिर से रेखाएं खींचता था, मैं दोबारा रेखांकन करता था, और जो दोबारा रेखांकन किया जाता था उसे सच्ची टिपाई कहा जाता था। सच्ची टिपाई कहा जाता था। सच्ची टिपाई के बाद सपाट ढंग से रंग भरे जाते थे, और रंग भरने को रंगा मेजी कहा जाता था। रंग भरने के बाद चित्र को किसी चिकनी सतह पर उल्टा रखकर, मतलब पीछे की तरफ से हकीक पत्थर से घोटाई की जाती थी। घोटाई की जाती थी। घोटाई का मतलब क्या बताएं कैसे? हाँ, रगड़ा जाएगा, रगड़ा जाएगा। हाँ, उसी तरह से। या अगर गांव की प्राइमरी में पहले पढ़े होंगे, जो लकड़ी वाली पटरी होती थी, तो उस समय बच्चों के पास 2 शीशियां होती थी। एक छोटी, उसमें चाक घोलते थे, एक बड़ी सी होती थी, उसका नाम होता घोटन्ना, और उसी से कालिक को मिटाने के बाद यों यों करते थे, वही घोटाई है। और घोटाई से क्या होता था? घोटाई की जाएगी, घोटाई को गदकारी कहा जाएगा। गदकारी से क्या होगा?
रंग में कुछ चमक आ जाएगी, लेकिन संभव है कहीं पे रंग छूट भी जाए। गदकारी के बाद खुलाई की जाती थी। खुलाई, खुलाई को मानिए कि इसे आप फिनिशिंग कह सकते हैं, फिनिशिंग। और खुलाई के तहत जहां रंग छूट गए वहां रंग लगा दिया जाता था, जहां जरूरत होती थी रेखा खींच दी जाती थी, और जो भी आवश्यक साज सज्जा है सब कर दी जाती थी। उसी को खुलाई कहते थे। खुलाई के बाद चित्र बसलीकार, बसलीकार के पास जाता था। बसलीकार को आप फोटो फ्रेमर कह सकते हैं। और बसलीकार चित्र के चारों तरफ बांस की पटरियां लगा देता था। लास्ट में, अंत में चित्र जो है वो खत कस अथवा नक्काश कस के पास जाता था। और खत कस या नक्काश कस चित्र के चारों तरफ हाशिए और हाशिए में बेल बूटे वगैरह बना देता था। और इस तरह से मुगल शैली में जो चित्र है वो 3-4 हाथों से कम 3 हाथों से गुजर कर पूर्णता प्राप्त करता था। यही मुगल चित्रों की रचना विधि है। क्वेश्चन जनरली जो बनेगा एक ये बनेगा, मुगल चित्रों की घोटाई किस पत्थर से की जाती थी? हकीक से। बाकी पूछ सकते बसली क्या, कोई शब्द पूछ सकते कि ये है क्या। और बस यही है मुगल चित्रों की रचना विधि। बसली बना लिए, रेखांकन कर दिए, रंग भर दिए, घोटाई कर दिए, खुलाई कर दिए, फोटो फ्रेमिंग कर दिए, हाशिए बना दिए और चित्र बनकर तैयार हो गए। लिख डालिए। हेडिंग पहले डालिए, मुगल चित्रों की रचना विधि एवं साज सज्जा। मुगल चित्रों की रचना विधि एवं साज सज्जा। डैश करके लिखिए। मुगल शैली में ज्यादातर पोथी चित्र व स्फुट चित्र बनाए गए। मुगल शैली में ज्यादातर पोथी चित्र व स्फुट चित्र बनाए गए, जिन्हें कपड़े व कागज पर बनाया गया है। ज्यादातर कागज पर बने ये मुगल चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं। पैरा चेंज करके, कागज पर चित्र बनाने के लिए कागज के टुकड़ों को जोड़कर चित्रण योग्य कागज
चित्रण योग्य कागज, ब्रैकेट में वसली, वसली तैयार की जाती थी। वसली के ऊपर गेरू या किसी मटियाले रंग से रेखांकन किया जाता था। जिसे टिपाई, टिपाई कहा जाता था। टिपाई के बाद पारदर्शी चूने तथा खड़िया का लेप 2-3 बार लगाया जाता था। दो तीन बार लगाया जाता था और उस पर फिर से रेखाएं खींची जाती थी। जिसे सच्ची टिपाई कहा जाता था। सच्ची टिपाई कहा जाता था। सच्ची टिपाई के बाद चित्र में 2 या 3 बार सपाट ढंग से, सपाट ढंग से रंग भरा जाता था। जिसे रंगामेजी कहते थे। रंगामेजी के बाद चित्र को चिकनी सतह पर उल्टा रखकर हकीक पत्थर से, उल्टा रखकर हकीक पत्थर से उसकी घोटाई, घोटाई की जाती थी। जिसे गदकारी, गदकारी कहते थे। गदकारी से रंगों में कुछ चमक आ जाती थी। चमक आ जाती थी। गदकारी के बाद, गदकारी के बाद चित्र में जहां आवश्यक होता था रंग लगा दिए जाते थे। रेखाएं बना दी जाती थीं और आवश्यक साज सज्जा कर दी जाती थी।
जिसे खुलाई, खुलाई ब्रैकेट में फिनिशिंग, फिनिशिंग कहा जाता था। खुलाई के बाद चित्र बसलीकार, बसलीकार, खुलाई के बाद चित्र बसलीकार ब्रैकेट में फोटो फ्रेमर, ब्रैकेट बंद करके, के पास जाता था। जो चित्त के चारों तरफ बांस की पटरियां, बांस की पटरियां लगा देता था। अंत में चित्र खत कस या नक्काश कस के पास जाता था। खत कस या नक्काश कस के पास जाता था, जो चित्त के चारों तरफ हाशिए और हाशियों में बेल बूटे आदि बना देता था। इस प्रकार मुगल शैली में चित्र कई हाथों से ब्रैकेट में कम से कम 3 हाथों से गुजरकर पूर्णता प्राप्त करता था। पूर्णता प्राप्त करता था। हेडिंग डालिए, मुगल चित्रकला की विशेषताएं। मुगल चित्रकला की विशेषताएं हम लोगों की टॉपिक है, देख लेते हैं, फिर लिखा जाएगा। वैसे देखने के लिए कुछ शेष नहीं है। जो आप अकबर कालीन, जहांगीर कालीन, शाहजहां कालीन विशेषताएं देख चुके हैं, वही सब मिलकर स्वयं में मुगल चित्रकला की विशेषता। मुगल चित्रकला से आप लोग परिचित हो चुके हैं। मुगल चित्रकला मुगलों के साथ भारत आई, मुगलों के संरक्षण में विकसित हुई और मुगल वंश की समाप्ति के साथ ही समाप्त भी हो गई। लेकिन भारतीय चित्रकला
चित्रकला के इतिहास में मुगल चित्रकला का अपना पृथक महत्व है। मूल रूप में ये मुगल चित्रकला ईरानी चित्रकला थी। मुगलों के संरक्षण में भारतीय कला की विशेषताओं को आत्मसात कर अपेक्षाकृत उन्नतशील शैली का रूप धारण की। इस उन्नतशील मुगल शैली या कहिए मुगल शैली की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। नंबर 1, रंग योजना। एक बार हम बता दे रहे हैं, लिखाएंगे कुछ नहीं, इसलिए सब कुछ आप लिख भी चुके, पढ़ भी चुके। आप देखेंगे मुगल शैली जो है, इसकी विशेषता है चमकदार रंगों का प्रयोग, और रंग खूब चमकदार हैं, जो रत्नों की भांति या कहिए मोजाइक रंगों की भांति चमकदार है, जिन्हें चूहचूहा रंग कहा गया। तो जिसको कहते चमकदार रंग, उन्हीं को मुगल काल में चूहचूहा रंग कहते थे। साथ ही कम चमकदार या बुझा रंग प्रयोग किए गए हैं, जिन्हें मुगल काल में बुता रंग कहा जाता था। बुता रंग बनाने के लिए किसी भी रंग में हल्का सा काला रंग मिला देते थे, जिससे रंग की चमक फीकी पड़ जाती थी, और उसी को बुता रंग कहा जाता था। बुता रंग कहा जाता था। और बुते रंग का प्रयोग सामान्यतया रात दृश्यों और बरसात के दृश्यों को दिखाने में किया जाता था। साथ ही सफेद रंग प्रयोग किए गए। आवश्यकता अनुसार सोने चांदी के रंगों का भी खूब प्रयोग हुआ। स्रोत की दृष्टि से रंग खनिज, वनस्पतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक रंग है। खनिज, वनस्पतिक, रासायनिक तो अपनी जगह पे क्लियर ही है। यांत्रिक भी आप लोगों का क्लियर होगा। हाँ, कोई कीड़ा था और उसको बढ़िया ढंग से, विशेष ढंग से मसाले में भून कर रंग बनाते थे, और जो यांत्रिक कलर होता था ये गहरा गुलाबी होता। ये तो आपको याद रहे, बाकी सब भले भूल गए। चलिए, जैसे भी याद है यही अच्छी बात है। वो ट्रिक से याद हो, जैसे भी हो, या सामने वाले किसी का नाम रख दीजिए यांत्रिक। लेकिन होता है, याद करने का तरीका होता है कि जैसे न याद हो तो जो हमेशा अपने साथ आस पास रहे, जो चीजें ना याद हो, नाम ना याद हो, उसका नाम रख दीजिए। लेकिन बोलिए मत, अपने मन में रखिए, नहीं तो संबंधों में दरार पड़ सकता है। हाँ बस, तो ठीक है, आप अपने ढंग से डील करिए। जनरली यही होना चाहिए। लेकिन होगा क्या, जब वो आदमी सामने आएगा तो तुरंत ध्यान में आएगा इसका यही नाम रखे, तो वो चीजें अपने आप फिर याद हो जाएंगी, और अगले भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने मन में रखे हैं ना। बोल थोड़े रहे, बोलेंगे तब उसकी प्रतिक्रिया वगैरह सामने आएगी।
अब जैसे इसमें चेकिंग के बाद हम देखें कौन नहीं फीस जमा किया है, तो अपने मन में बोले नहीं ये ससुरा महाचोर है, ये बहुत धूर्त है। तो जब भी देखेंगे पढ़ाते समय मन में तो आएगा ये चोर है, ये धूर्त, माने इसकी फीस नहीं जमा। तो वो चीजें याद आ जाएंगी किसकी किसकी बाकी है, कौन कौन नहीं जमा किया है। लेकिन अब किसी को हम कहें तुम चोर हो, धूर्त हो, बेईमान हो, तो जाहिर उसको बुरा लगेगा। तो कहिए नहीं, अपने मन में बना लीजिए धारणा कि ये यही है, अपना काम भी हो जाएगा, अगले कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो जो आगे हम लोग देखेंगे वो अब एक याद करने का तरीका बता रहे। और कोई चीज जो कहते हैं जैसे याद नहीं होता, जो चीजें नहीं याद होती वो सीधे पढ़ने पर नहीं याद होती, उनको उल्टा पुल्टा लपेट के इधर उधर से पढ़िए, तब वो नहीं भूलेगी, बार बार माइंड में स्ट्राइक होगी, भूल जाए। जैसे कल्पना करिए कि अभी वैसे 3 दिन से कहीं हम भूल रहे हैं, श्रीमती जी हमारे कहें शाम को सेब जरूर लाइएगा, वो 3 दिन से कह रही रोज भूल जा रहे वो शाम को भूल जाते, यहीं पर देर हो जाती, तब तो दुकानें बंद हो जाती। तो अब उसको ना भूलें, अपने मन में कंसेप्ट बना ले, या जाएंगे सेब खरीद के गाड़ी पहले से रख लेंगे, और कमरा जैसे जो कमरे पहुंचेंगे खोलेगी, उठा के उसी सिर पे पटक देंगे कि लो और खाओ सेब। तो अब जब इसको घुमा के करे रहेंगे तो बीच बीच में मन में आएगा कि आज इसके सिर पे सेब पटकना है, और फिर पटकना नहीं है, उससे तो हमारी वो याददाश्त में बना रहेगी। और फिर जब ये घटना याद आएगी तो होगा नहीं नहीं यार सेब खरीदना है, तो सेब खरीद लेंगे, नहीं भूलेंगे। तो क्या दिक्कत है, इससे दिक्कत क्या है? ऑनलाइन वाले भी इसी समाज में हैं, वो भी तो यही जीवन जीते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन में फर्क क्या रहता? हमारा उतना थोड़े चलता, अलग कमरे में ऑनलाइन पढ़ाएंगे उनको, बस उतना ही बोलेंगे जितना जो है। क्या चीज देख रही होंगी, शायद देख रही होंगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मिलेगा तो बहुत दुकान पे बाटी चोखा मिलता है, चल जाएगा, उसका टेंशन आप मत लीजिए, उसका टेंशन ना लीजिए, कहीं कहीं मिल ही जाएगा, ना कुछ सही, बाटी चोखा ही सही रोड पे मिल जाता है। आगे देखिए, तो ये बता रहे थे किस तरह, मतलब रियल में कोई चीज ना याद हो तो उसको जब और घटनाओं से, अपने आसपास के वातावरण से जोड़ देते हैं तो वो चीजें याद हो जाती हैं। तो ये रंग हो गए। आगे हम लोग देखेंगे छाया एवं प्रकाश, अगली विशेषता है छाया एवं प्रकाश। छाया और प्रकाश को मुगल काल में परदाज कहा जाता था, और इसी परदाज या छाया और प्रकाश को इंग्लिश में हैचिंग कहा जाता है। छाया प्रकाश की सृष्टि मुगल शैली में 3 ढंग से की गई है। पहला, पतली बारीक रेखाएं खींचकर, कि भले मोटी मोटी रेखाएं, अपने मन में मानिए कि बहुत पतली पतली रेखाएं। दूसरा, छोटे छोटे बिंदुओं को रखकर। तीसरा, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर।
जब छाया और प्रकाश की सृष्टि पतली बारीक रेखाओं से करेंगे, छाया और प्रकाश की सृष्टि पतली बारीक रेखाओं से करेंगे, तब इसे कहेंगे खत परदाज। खत परदाज। और जब छाया और प्रकाश की सृष्टि छोटे छोटे बिंदुओं से करेंगे, तब इसे बिंदु परदाज या कहिए दाना परदाज, परदाज कहेंगे। और जब छाया और प्रकाश की सृष्टि आड़ी तिरछी रेखाओं से करेंगे, तब हम इसे धुआंधार, धुआंधार परदाज कहेंगे। तो छाया और प्रकाश की सृष्टि खत परदाज या बिंदु परदाज अथवा दाना परदाज या धुआंधार परदाज के रूप में की जाती थी। और इस छाया और प्रकाश का प्रयोग आकृति में गोलाई लाने, सादृश्यता लाने और यथार्थता लाने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन बनेंगे, विशेष करके बनेगा कि छाया प्रकाश का प्रयोग किसके लिए करते थे। जब सरल एकदम बनेगा तब रहेगा उभार या गोलाई दिखाने के लिए। थोड़ा सा कठिन बनेगा तब रहेगा चित्त में उभार लाने के लिए। अगला विकल्प सादृश्यता लाने के लिए, अगला विकल्प यथार्थता लाने के लिए, लास्ट विकल्प सभी। तो सभी के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अगली विशेषता है हाशिए। हाशिए ईरानी शैली का मुगल शैली पर स्पष्ट और सबसे प्रमुख प्रभाव है। और ये आरंभ से ही मुगल शैली की विशेषता रहेगी। जहांगीर के समय से हाशिए अलंकृत बनने लगेंगे। शाहजहां के समय में हाशिए सबसे सुंदर बनाए जाएंगे। शाहजहां कालीन हाशिए अपेक्षाकृत पहले के चौड़े बनेंगे। और जहां पहले हाशियों में पक्षी, पुष्प, वृक्ष, बेल बूटे वगैरह ही बनते थे, या पशु पक्षी मानव आकृतियां, बेल बूटे, पुष्प वगैरह ही बनते थे। शाहजहां के काल में आकर हाशियों में बादलों से निकलते हुए देवदूत और पंखदार आकृतियां माने परियां वगैरह बनाई जाने लगी। 2-3 क्वेश्चन यहां से संभव हैं। एक, मुगल शैली में जो हाशिए हैं ये किसका प्रभाव है? ईरानी शैली का। एक यहां से बन जाएगा। एक बनेगा मुगल शैली में किस शासक के काल से अलंकृत हाशिए बनाए जाने लगे? जहांगीर। तीसरा बनेगा एक जनरल था, सबसे सुंदर हाशिए किसके काल में बने? शाहजहां। और इसी में अलग से एक बना देंगे, किस शासक के समय में हाशिए सबसे चौड़े बने हैं? शाहजहां। या किसके काल के हाशियों में पंखदार आकृतियां, बादलों से निकलते देवदूत मिलते हैं? शाहजहां। यही क्वेश्चन इस पर बनाए जाएंगे। परिप्रेक्ष्य, अगली विशेषता परिप्रेक्ष्य यौम
स्थित जन्य लघुता, दोनों शब्दों से परिचित हो चुके हैं। परिप्रेक्ष्य मतलब चित्त में निकटता और दूरी का आभास। स्थित जन लघुता मतलब स्थित विशेष के कारण आकृति में जो कमी आ जाती है उसका उसी रूप में चित्रण कर। यहाँ केवल इतने जानना है, चीजें आप पहले जान चुके हैं कि परिप्रेक्ष्य एवं स्थित जन लघुता भी मुगल शैली की विशेषता है, जो मुगल शैली पर यूरोपीय प्रभाव। आलेखन 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 मुगल शैली की विशेषताओं में प्रमुख विशेषता है और मुगल काल में आलेखन केवल चित्रों तक ही सीमित नहीं रह गया था, अपितु कपड़ों पे, पर्दों पे, स्तंभों पे, कालीनों आदि पर, छतों पर, इन सब पर भी अति सुंदर, बारीक और जटिल आलेखन बनाए गए। एक चश्म चेहरे, एक चश्म चेहरे, आप अपनी भाषा में एक नयन भी कह सकते हैं। अपनी भाषा में समझने के लिए एक नयन चेहरे, और जो एक चश्म चेहरे या एक नयन चेहरे हैं से परिचित हैं। जब चित्त में एक ही आंख दिखे तो उसे एक चश्म चेहरा कहेंगे। मुगल शैली में सबसे ज्यादा चेहरे एक चश्म ही बनाए गए हैं। एक चश्म चेहरों के बाद संख्या की दृष्टि से 2.25 चश्म, 2.25 चश्म चेहरों की बारी आती है। बाकी बनने को हर चश्म मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा एक चश्म है, उसके बाद 2.25 चश्म। चित्रों के विषय, अगली विशेषता चित्रों के विषय। तो जितना पढ़ चुके हैं अब तक वो सब इनके चित्रों के विषय। आप देखेंगे जो मुगल शैली है, इस शैली में चित्रकला को विशेषकर मनोरंजन, वैसे मनोरंजन और ज्ञान, लेकिन स्पेशली मनोरंजन का साधन माना गया है। और जो मुगल चित्रकार होता था उसका मुख्य उद्देश्य होता था बादशाह को खुश करना। चित्र बनाकर चित्रों के द्वारा बादशाह को खुश करना ही उसका लक्ष्य होता था। और इस तरह से मुगल चित्रकला बादशाहों को खुश करने के लिए है, मतलब दरबारी चित्र कला थी। और जब दरबारी चित्रकला है तो अभिजात बिलगाव भी रहेगा। अभिजात बिलगाव मतलब अभिजात वर्ग माने शासक वर्ग या संपन्न वर्ग का ही चित्रण हुआ है, आम जनजीवन का चित्रण नहीं हुआ। तीसरे जान रहे हैं इस्लाम में हमेशा चित्रकला की मनाही रही है, तो इसलिए स्वयं में धर्मनिरपेक्ष भी रहेगी। तो दरबारीपन, धर्मनिरपेक्षता
अभिजात बिलगाओ, ये मुगल शैली की प्रमुख विशेषता रहे। दरबारी पर अभिजात बिलगाओ, धर्मनिरपेक्षता इसकी प्रमुख विशेषता रहेगी। चित्रण तो बहुत से विषयों का हुआ है, जिनमें सर्वाधिक चित्रण का विषय था पोथियां, सभी चित्र, प्राकृतिक दृश्य आदि। पोथियां, सभी चित्र, उसमें कह दिए दरबारी जीवन, प्राकृतिक दृश्य, उसमें पशु पक्षी, ये सब आ जाए। ये चित्रण के मुख्य विषय थे। निगेटिव में याद करिए, क्योंकि पॉजिटिव में बहुत चित्रण हुआ। तो निगेटिव में आप देखेंगे मुगल शैली में राग माला विषय, नायक नायिका भेद विषय लगभग नहीं चित्रित। भारतीय चित्र शैलियों में कृष्ण विषयक दृश्य खूब चित्रित है। अपवाद छोड़ के मुगल शैली में कृष्ण लीला विषयक दृश्य भी नहीं है। अपवाद है इसलिए कि भागवत पुराण चित्रित है, गोवर्धनधारी वगैरह मिल जा रहे हैं, तो अपवाद छोड़ के कृष्ण लीला का भी चित्र नहीं है। तो इस शैली में रागमाला के चित्र, नायक नायिका भेद के चित्र, कृष्ण लीला विषयक दृश्य लगभग नहीं चित्रित किए गए हैं। मुगल शैली समाप्त। कुछ भी कहीं किसी को पूछना हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो उस पर चर्चा कर लीजिए। टोटली मुगल शैली समाप्त हुई। किसी को कुछ भी पूछना हो तो उस पर चर्चा कर ली जाए और फिर इसको लिख के तब आगे चलते हैं। कुछ भी किसी को कहीं भी कंफ्यूजन हो, आगे चले। हेडिंग डालिए, मुगल चित्रकला की विशेषताएं। मुगल चित्रकला मुगलों के साथ भारत आई। लिखो बेटा, नहीं फिर पिछड़ जाओगे। मुगल चित्रकला मुगलों के साथ भारत आई। मुगलों के संरक्षण में विकसित हुई। मुगल वंश की समाप्ति के साथ ही समाप्त भी हो गई। समाप्त भी हो गई, फिर भी मुगल चित्रकला की भव्य विशेषताओं ने भारतीय कला शैली में अपना पृथक महत्व बनाया है। पृथक महत्व बनाया है। पैरा चेंज करके, मुगल चित्रकला मूलतः ईरानी चित्रकला थी।
मुगलों के संरक्षण में भारतीय कला की विशेषताओं को आत्मसात कर अपेक्षाकृत उन्नतशील कला शैली का रूप ग्रहण की। इस मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। निम्न थी। नंबर 1, रंग योजना। और रंग योजना में जितना जानना उतना पूरा सब आप लिख चुके। नंबर 2, छाया एवं प्रकाश। या परदाज या हैचिंग। चित्रों में उभार या गोलाई दिखाने के लिए उभार या गोलाई दिखाने के लिए साथ ही सादृश्यता और यथार्थता लाने के लिए छाया और प्रकाश का प्रयोग किया जाता था। छाया और प्रकाश की सृष्टि छाया और प्रकाश की सृष्टि खत परदाज कामा बिंदु परदाज और धुआंधार परदाज। खत परदाज, बिंदु परदाज, धुआंधार परदाज के रूप में किया जाता था। जब परदाज की सृष्टि काली बारीक रेखाओं द्वारा की जाती थी, तब उसे खत परदाज कहा जाता था। और जब छाया और प्रकाश की सृष्टि छोटे छोटे बिंदुओं द्वारा की जाती थी,
तब उसे बिंदु परदाज या दाना परदाज कहा जाता था। और जब छाया और प्रकाश की सृष्टि आड़ी तिरछी रेखाओं द्वारा की जाती थी, तब उसे धुआंधार परदाज कहा जाता था। धुआंधार परदाज कहा जाता था। हाशिए हाशिए मुगल शैली पर ईरानी शैली का मुख्य प्रभाव हैं। ईरानी शैली का मुख्य प्रभाव हैं। हाशियों में बेल बूटे, पशु पक्षी, पुष्प वृक्ष, मानव आकृतियां आदि बनाई जाती थी। जहांगीर के काल से हाशिए अलंकृत बनाए जाने लगे। शाहजहां के काल में हाशिए सबसे सुंदर बने हैं। सुंदर बने हैं। शाहजहां कालीन हाशिए पहले की तुलना में चौड़े हैं। की तुलना में चौड़े हैं और उनमें बादलों से निकलते हुए देवदूत व पंखदार आकृतियां ब्रैकेट में परियां परियां बनाई गई हैं। अगली पॉइंट, परिप्रेक्ष्य एवं स्थित जन्य लघुता। स्थित जन्य लघुता मुगल शैली की
इस विशेषता पर यूरोपीय शैली का प्रभाव है। आलेखन आलेखन मुगल शैली की प्रमुख विशेषताओं में है। मुगल काल में आलेखन केवल चित्रों तक ही सीमित नहीं था, अपितु फर्श पर, कालीनों पर, पर्दों पर, छतों पर, स्तंभों पर, वस्त्रों आदि में भी आवश्यकता अनुसार जटिल और पेचीदे आलेखन बनाए गए हैं। हेडिंग डालिए, एक चश्म चेहरे, मुगल शैली में सर्वाधिक सभी हैं एक चश्म बनी है। एक चश्म के बाद संख्या में 2.25 चश्म सभी हैं। चित्रों के विषय, हेडिंग डालिएगा, उसमें मत लिख डालिएगा। चित्रों के विषय मुगल कालीन चित्रकारों का मुख्य उद्देश्य मुगल बादशाहों को खुश करना था। इस कारण मुगल चित्रकला दरबारी चित्रकला थी। मुगल चित्रकला दरबारी चित्रकला थी। दरबारीपन
अभिजात बिलगाव व धर्मनिरपेक्षता इसकी विशेषता रही। इसकी विशेषता रही। सर्वाधिक चित्रण का विषय सर्वाधिक चित्रण का विषय पोथी चित्रण सभी चित्रण दरबार के दृश्य प्राकृतिक दृश्य पशु पक्षी आदि रहे। आदि रहे। जबकि नायक नायिका भेद रागमाला से संबंधित चित्रण लगभग नगण्य है। नगण्य है। टिप्पणी। पहली टिप्पणी। मुगल दरबारी चित्रकला अकबर के काल में आरंभ हुई। अगली पॉइंट। मुगल काल में चित्रकला का वर्णन सुलिप के अंतर्गत किया गया है। सुलिपि लेखन के अंतर्गत किया गया है। अगली पॉइंट। मुगल कालीन भित्ति चित्रों पर इटली के भित्ति चित्रों का प्रभाव है। भित्ति चित्रों पर इटली के भित्ति चित्रों का प्रभाव है। मुगल चित्र शैली समाप्त। नीचे लिख दिए, क्या दिक्कत है? अक्सर लोगों की आदत होती है कि नीचे यहाँ समाप्त लिख के बढ़िया फूल वूल आगे पीछे बना देते। तो लिख दीजिए मुगल चित्रकला समाप्त। दिक्कत क्या है? अभी भी कुछ भी कहीं किसी को कंफ्यूजन हो तो उस पर चर्चा कर ली जाए। क्या चीज? हैचिंग और आइचिंग में क्या अंतर है? इसका सीधा सा मतलब है, आपको हैचिंग और आइचिंग पता है। पूछने का मतलब ही हुआ कि हैचिंग आइचिंग दोनों पता है। हैचिंग का मतलब आपके सामने है, छाया प्रकाश। आइचिंग
की विधा जो है ये छापा कला से रिलेटेड है। आइचिंग आइचिंग है उसका, आपकी इच्छा है। ईचिंग भी लिखिए तो गलत नहीं है, कारण ये सब आपके मूल शब्द नहीं है। आइचिंग ईचिंग लिख सकते हैं। ये छापा कला से संबंधित है, और छापा कला में एक छपाई होती है इंटेगिलियो, गड्ढेदार छपाई। और गड्ढेदार छपाई में जब हम ब्लॉक के लिए धातु की प्लेट का प्रयोग करते हैं, धातु की प्लेट का प्रयोग करेंगे तो जो भी कुछ हमें बनाना है, जिसका रेखांकन करना है, उसका रेखांकन करके प्लेट पे बाकी खाली स्थान में सब में मोम लगा देंगे। और फिर जो धातु के अनुकूल एसिड हो, जनरली नाइट्रिक एसिड HNO3, यद्यप सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का भी प्रयोग होता, उसी में डाल देंगे, उसी में डाल देंगे। तो जाहिर है जितनी जगह मोम लगी है वहां एसिड काम नहीं करेगी, बाकी जो खाली जगह है वहां पे आइचिंग गड्ढा खोद देगी, माने काट देगी धातु को, वही आइचिंग है। हिंदी में इसे अम्लांकन कह सकते हैं। छापा चित्रण में एंटी गिलियो या एंटी गिलियो में गड्ढा, धातु की प्लेट में गड्ढा बनाने के लिए आइचिंग किया जाता है, जिसके तहत प्लेट में एसिड के द्वारा गड्ढा खोदा जाता है। कुछ भी कहीं और पूछना है किसी को? मीनाकारी, पच्चीकारी, और क्या बोले हैं, मणिकुट्टम, मोजाइक, पित्रादिउरा, सब का मतलब है जड़ावट। बस जो है मौके मौके पे इसके नाम बदल जाते हैं। जब किसी चीज की जड़ावट आभूषणों में या चित्रों आदि में करेंगे तो उसे मीनाकारी कहेंगे। जैसे अक्सर देखते हैं अंगूठी वगैरह में जो नग वगैरह ये सब जड़े जाते हैं, ये मीनाकारी हो गई। इसी को जब हम अपनी घर की फर्श में करते हैं, मतलब संगमरमर के रंगीन टुकड़े वगैरह फर्श में जाम करते हैं, तो उसे मोजाइक या मुझे कहेंगे। यही चीज जब हम भवन निर्माण में संगमरमर में करते हैं, मतलब संगमरमर में रंगीन पत्थर के टुकड़े वगैरह आदि की जड़ावट करते हैं, तो उसे पित्रा दिउरा कहते हैं। पित्रा दिउरा कहते हैं। और क्या क्या शब्द बोला गया? मणिकुट्टम, इसी पर्वत को, जड़ावट को ही मणिकुट्टम भी कहते हैं। जनरली चित्रों वगैरह में जड़ावट के लिए मणिकुट्टम शब्द भी प्रयोग किया जाता है। तो सब का मतलब है जड़ावट। कुछ भी कहीं और किसी को पूछना है? अगली टॉपिक, राजस्थानी चित्रकला शैली। बहुत खुश ना होइए तो हम टॉपिक बदल देंगे। राजस्थानी
चित्रकला, शैली हम लोगों की टॉपिक है। टॉपिक पढ़ने में आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी। जब तक क्लास में पढ़ेंगे तब तक तो सब ठीक ठाक रहेगा, क्लास से जाने के बाद समझ में नहीं आएगा। उसका एक ही विकल्प है कि डेली का डेली जितना पढ़ाया जाए उतना जाके 2-4 बार रिवीजन करके उसे मन में बैठाने की कोशिश करिए, और अगले दिन जब पढ़ाया जाए उसको पढ़िए ही, पीछे वाला भी एक बार रिपीट कर लीजिए। कारण है कि अभी तक जो आप पढ़े हैं कला, वो कुछ गुफा वगैरह या एक राजवंश के संरक्षण में विकसित कला पढ़े हैं। अब जब राजस्थानी पढ़ेंगे तो आपके राजपूताना में एक नहीं बहुत सारे राजवंश है, राजा। अब सबके संरक्षण में एक नहीं कई कई शैलियां विकसित हो जाएंगी। कहने का मतलब, अब जैसे अभी तक मुगल पढ़ रहे थे, बस मुगल वंश के 4-6 शासकों को जानिए, उनके दरबार में जो चित्रकार हैं उनको जानिए। अब यहाँ क्या होगा कि जब राजस्थानी शैली कहेंगे तो ये कह नहीं पता लगे कि 50 शैलियां आ गई, और हर शैली के संरक्षक एक अलग राजवंश होंगे, हर शैली के अपने अलग चित्रकार होंगे, तो जाहिर वो कठिन हो जाएगा, आपस में सब मिक्स करने लगेंगे। उसका केवल एक विकल्प है कि उसको पढ़ने के बाद उसको रिवीजन करके अपने मन में बैठाने का प्रयास करिए, तो थोड़ा क्लियर होगा। ना समझ में आए तो भी कोई बहुत दिक्कत नहीं। कारण क्या है, राजस्थानी को समझना तो बड़ा कठिन काम है, लेकिन राजस्थानी से जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, आप पढ़े रहेंगे और मेन मेन बिंदुओं पर केवल ध्यान दिए रहेंगे, क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते। लेकिन उसका कंसेप्ट ऐसे क्या बता देंगे, ऐसे क्या बताएं, ये पढ़ाते समय हम इशारा करेंगे, और बाकी जब परीक्षा की डेट 1-1.5 महीने बाकी रहेगी तब फिर कहेंगे लाओ 1000 रुपये जमा करो, तब बताएंगे। कैसे बता देंगे? नहीं तो पैसा नहीं तो ज्ञान नहीं। एक कहावत ना, जैसे काठे की भवानी वैसे मकरा का छत। बिना पैसा के हमसे कुछ भी संभव नहीं। दुनिया से अपेक्षा कर सकते, अगर हमको नहीं मिलेगा तो हम आपके कल्याण की अपेक्षा क्यों करें? नहीं, हमको किसी सच्चाई पे समय के अनुसार अब विश्वास नहीं रहा। तो ये हमारा व्यवसाय है, धंधा है, तो हम अपने अनुसार उसको चलेंगे। परीक्षा करीब आएगी, लोगों में घबराहट बढ़ेगी, तो हम कहेंगे आइए 1 महीने का हम जो है क्रैश कोर्स चला रहे, 1-1000 जमा करो। तो क्रैश कोर्स 1 महीने में पूरा है, तब हम पूरा टॉपिक थोड़े पढ़ाएंगे, केवल शैली का नाम लेंगे, ये क्वेश्चन यहां से बन सकते, 1 महीने में खत्म और जा सकते हैं। आज इतना ही, अब इसको नहीं जा सकते।